हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को भेजा पत्र, बीजेपी में पहले ही हो चुकी हैं शामिल। मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल। प्रमोद गुप्ता ने कहा, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बनाया बंदी। चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, सीएम योगी को देंगे टक्कर, गोरखपुर सदर सीट से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, 4000 से ज्यादा नए केस, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 22000 के पार। काशी के बाद अब अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि बनने जा रही है। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद मोदी की आहट है। माना जा रहा है कि मोदी खुद 2024 का चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे। वे राम मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं और इसके बाद दिसंबर 2023 में इसको राम भक्तों को समर्पित करेंगे। अयोध्या और राम की लहर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ के लड़ने की चर्चा पर विराम लग जाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो न केवल अयोध्या आए बल्कि श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए नींव पूजन भी किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। अब मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में आने वाले से पहले प्रमोद गुप्ता ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को बंदी बनाया हुआ है, पार्टी में आज उनकी बुरी स्थिति है। गुप्ता ने यह भी कहा कि सपा में आज अपराधियों और जुआरियों को लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बनी प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रियंका मौर्य कांग्रेस की मुहिम लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल है। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रियंका गांधी के सचिव ने टिकट के लिए उनसे पैसे मांगे थे। बता दें कि बीजेपी और सपा में चुनाव से पहले ही शह और मात का खेल जारी है। सपा ने बीजेपी का दामन छोड़कर आए स्वामी प्रसाद मौर्य को जगह दी। कुछ अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था। इसके बाद बुधवार को अपर्णा यादव को बीजेपी में लाया गया। हालांकि उन्होंने अखिलेश या सपा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अपर्णा सिर्फ ये बोली कि उन्हें पीएम मोदी और सीएम योगी की कार्यशैली प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वे गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 जनवरी को योगी के गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इस दौरान प्रधान ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित 105 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की थी। मौर्य को प्रयागराज के सिराथू सीट से मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस की इस लिस्ट में 41 नाम हैं, जिसमें 16 महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपनी 125 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को जगह दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पार्टी को आखिर वह झटका लग ही गया जो पहले ही तय था। आपको बता दें कि रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। वह पहले ही बीजेपी के कैंप में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता का त्याग नहीं किया था, क्योंकि ऐसा करने पर उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली जाती। अदिति सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भेजे इस्तीफे में लिखा है, आपको अवगत कराना है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। उन्होंने विधायकी छोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी इस्तीफा भेज दिया है। अदिति ने लिखा है, मैं सदन से अपने स्थान से दिनांक 19 जनवरी को अपराह्न से पद का त्याग करती हूं।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर ओवैसी लगातार सबको चौंका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में भी ओवैसी की पार्टी ने 2 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। AIMIM ने 7 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विनोद जाटव और रामनगर विधानसभा सीट से विकास श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आए दिन नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी जारी है। वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उनसे चुनावी सीट को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब अपर्णा यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक की माने तो अपर्णा यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना के बराबर है। बता दें कि अपर्णा यादव अपना पिछला चुनाव लखनऊ के कैंट से लड़ा था। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बुधवार को पहले चरण की 12 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। बुधवार को BSF की तारीफ से उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए और कुछ नामों में तब्दीली भी की गई। इस लिस्ट में BSP ने 5 बची विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, तो वहीं पहले से घोषित 7 उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया है। बता दें कि BSP ने पार्टी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन यानी 5 जनवरी को पहले चरण की 53 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सीटों पर चुनाव होने हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। विरोध इतना बढ़ गया कि आखिर में उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर गांव से निकलना पड़ा। बीजेपी विधायक और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र के गांव में एक मीटिंग के लिए पहुंचे थे। ग्रामीणों ने विक्रम सैनी को गांव से खदेड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक विक्रम सैनी गाड़ी में बैठकर हाथ जोड़ते हुए भी सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ और आसपास के 9 अन्य जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही इस बार 22 और 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कारण इन तीनों दिन में नामांकन नहीं होगा। लिहाजा दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामांकन को दाखिल करने के लिए केवल 5 दिन का समय मिलेगा। वहीं दूसरे चरण के लिए ज्यादातर सियासी दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होने के बाद प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा काफी मेहनत कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका समाज के सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। राज्य में प्रियंका गांधी महिलाओं और किसानों को मुद्दों के लेकर काफी मुखर हो रही हैं। लिहाजा अब कांग्रेस ने यूपी चुनाव में किसानों से एक बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वह किसानों से गोबर खरीदेंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ये योजना लागू की है और इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। यूपी के अलीगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के 5वें दिन बुधवार को प्रत्याशी ने बीजेपी, बसपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत निर्दलीय उम्मीदवारों की ओर से अपना नामांकन कराया। इस बार अपने दादा स्वर्गीय कल्याण सिंह की बिना मौजूदगी में अतरौली विधानसभा सीट से संदीप सिंह को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के विश्वास पत्र रहे रविंद्र पाल सिंह पर पार्टी ने दोबारा दांव खेला है। लगातार दूसरी बार बीजेपी की ओर से छर्रा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद ठाकुर रविंद्र पाल सिंह ने कहा कि बीजेपी की ओर से मुझे काम करने का मौका दिया है, मेरे जो कुछ काम रह गए थे उनको भी मैं पूरा करूंगा। वहीं समाजवादी पार्टी की छठा क्षेत्र से प्रत्याशी लक्ष्मी धनगर ने टिकट मिलने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य लोगों का शुक्रिया अदा किया है। एक समान रखते हुए लाभ की दृष्टि से एक समान सम्मान देने का और एक समान लाभ देने का कार्य किया है। और आज एक बार पुनः सभी क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, प्यार से, स्नेह से मैंने पिछले 5 वर्ष सबकी सेवा करी और एक बार पुनः अवसर मिला है मुझे
कि अपने क्षेत्रवासियों की मैं सेवा कर सकूं। मैं सभी लोगों का अपने हृदय से आज जितने भी लोग हमारे साथ में हैं सभी का अपने हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक बार पुनः मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी की पिछले 5 वर्ष की सरकार में हर एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर के चले हैं, सबका साथ और सबके विकास के नारे को साकार करते हुए चले हैं, इस आने वाले चुनाव में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब पूर्ण बहुमत की सरकार को पाते हुए 300 पार का लक्ष्य इस बार अवश्य हासिल करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार को बना के एक बार पुनः सब लोगों के बीच में जन जन की सेवा करने के लिए हम सब आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र और प्रदेश सभी मेरे नेताओं ने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व संगठन व जिला संगठन ने दोबारा मुझे एक कार्य करने के लिए मौका दिया है, विधायक बनाने के लिए। तो मेरे जो कुछ काम 1-2 ऐसे हैं जो अधूरे रह गए थे, उनको भी पूरा करूँगा और खासकर युवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो यहाँ पर नया पंचायत स्तर पर हम एक स्टेडियम मिनी बनाने जा रहे हैं। मेरे अलीगढ़ में अपनी छतरा विधानसभा में मिनी स्टेडियम एक बन चुका है, जो हवाई पट्टी के पास पनटी के पीछे है। पहले आप सबका आभार, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने ये जिम्मेदार दी और माननीय जिलाध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करती हूँ। जिले की पूरी टीम का, पूरी छर्रा विधानसभा के जितने भी सपोर्टर और मेरे भाई हैं उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया है, मैं उन्हें काम करके दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी। विधानसभा चुनाव से पहले आगरा में सियासी उठापटक जारी है। आगरा में सपा ने फतेहाबाद विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब सीट पर बाहुबली अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित मैदान में है। 2 बार उनके पिता अशोक दीक्षित भी फतेहाबाद से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए। पिता के बाद अब बेटी चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि पिता जो ना कर सके वो उसे करेंगी। उनका कहना है कि उनके पिता गरीबों का शोषण करने वालों के लिए बाहुबली हैं। मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले बाहुबली और गैंगस्टर अशोक दीक्षित पर अलग अलग थानों में 4 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अशोक दीक्षित 2 बार फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, मगर उन्हें जीत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में युवाओं को भी अब धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश को लेकर कांग्रेस के समर्थन में उतरे आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान से अयोध्या के संतों में नाराजगी है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि मुस्लिम युवा चुनाव को अगर अपने हाथों में ले लिया तो हिंदुओं का सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि वहीं महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो सबके साथ है, वहीं तपस्वी छावनी के संत जगत गुरु परमहंस दास ने इस विवादित बयान पर दुख व्यक्त करते हुए मौलाना तौकीर रजा पर आरोप लगाया है कि अभी कुछ दिन पहले हिंदुओं को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। मौलाना हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते थे। अब कांग्रेस पार्टी का समर्थन उनको मिला है। मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है कि किस तरह से जो दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी दिखा रही है। ऐसे एक तरफ तो बताती है कि हम हिमायती हैं और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि अभी कुछ दिन ही पहले, अभी बहुत दिन भी नहीं हुआ होगा, और कुछ दिन पहले रजा साहब ने इतना हिंदुत्व के प्रति और हिंदू विचारधारा और सनातन के प्रति इतना विवादित बयान दिया था, और आज उसको उसने अपनी सदस्यता शामिल कर ली और उसको उत्तर प्रदेश में सरकार में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए भी तैयार है, सीट भी देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ गया है। और जिस तरह से हिंदुत्व के साथ और हिंदुत्व विचारधारा के साथ उसने दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रही है कांग्रेस, ये किसी से छुपा नहीं है, कोई आज का काम नहीं है। कांग्रेस सदैव हिंदुत्व विचारधारा से सदैव विमुख रही है। बेहद दुखद है कि मौलाना तौकीर रजा जो अभी कुछ ही दिन पहले भड़काऊ भाषण दे रहे थे, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे, और उनको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में वो सम्मिलित हुए हैं, तो इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण रूप से वो है एक आतंकवादी संगठन बन चुकी है। देश विरोधियों को ही जो है वो जोड़ रही है। ये दुखद है, ये कांग्रेस के लिए भी महंगा पड़ेगा। ऐसे ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरिद्वार की तर्ज पर अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को स्थगित कर दिया गया है। अलीगढ़ में अब 22 और 23 जनवरी को धर्म संसद नहीं होगी। बता दें कि बीते दिनों निरंजनी अखाड़े की ओर से 22 और 23 जनवरी को धर्म संसद किए जाने की घोषणा की गई थी। इसे आगे किसी अन्य तारीख पर किया जाएगा या नहीं, इसे लेकर कोई सूचना नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होने वाला है। वहीं हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयान को लेकर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस धर्म संसद में संतों के साथ पूरे हिंदू समाज को आमंत्रित किया गया था। ये धर्म संसद गांधी पार्क क्षेत्र के रामलीला मैदान में 22 और 23 जनवरी को आयोजित किए जाने वाली थी। हेट स्पीच के कारण सोशल मीडिया पर भी इस धर्म संसद की खूब आलोचनाएं हुई थी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजों में 10 मार्च को आएंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। यूपी के बुलंदशहर में 2 सावादार साधुओं की हत्या के मामले में फैसला आ गया है। हत्या करने वाले आरोपी मुरारी उर्फ राजू को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने फैसला सुनाया। बता दें कि 4 अप्रैल 2020 को अनूप शहर के पगौना गांव में 2 सेवादार साधुओं की हत्या हुई थी। हत्या करने वाले आरोपी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। अलीगढ़ में पिछले 24 घंटे में 30 बच्चों समेत 201 नए कोरोना पॉजिटिव मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तीसरी लहर में कोरोना ने अलीगढ़ के बच्चों को भी चपेट में ले लिया। पिछले 24 घंटों में ही 30 बच्चे समेत 201 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 253 मरीज के ठीक होने पर होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही बता दें यूपी में बीते 24 घंटे में 2,30,753 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। गलन वाली ठंड से भले ही आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई हो, लेकिन इससे शहर में ब्लोवर, गीजर और रूम हीटर का कारोबार करने वाले कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। पिछले एक सप्ताह में बढ़े ठंड से बाजार में करीब 20% का उछाल आ गया है। बिक्री ना होने से परेशान कारोबारियों के यहाँ गीजर, ब्लोअर और रूम हीटर खरीदने के लिए ग्राहक आने लगे हैं। आम दिनों में प्रतिदिन जहां 7 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, वह कारोबार 10 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया है। एक सप्ताह के अंदर बाजार में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि वहीं राज्य की 70 सीटों में 20 सीटों के लिए बाद में लिस्ट जारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि 12 सीटों को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। साथ ही प्रत्याशियों के चयन पर रजामंदी नहीं बन सकी है। बुधवार को नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में इन सीटों पर सहमति बनने और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कई दौर के मंथन के बाद भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बताया जा रहा है कि 58 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन लगभग फाइनल है और इससे सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य के ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बुधवार को 4,402 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,956 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हें मिलाकर 3,43,753 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। फिलहाल 22,962 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 89.96% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 11.85% पहुंच गई है। बता दें कि देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 1,678 संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 592, हरिद्वार में 694, उधम सिंह नगर में 376, चंपावत में 104, पौड़ी में 238, अल्मोड़ा में 225, टिहरी में 126, पिथौरागढ़ में 123, बागेश्वर में 148, चमोली में 73, रुद्रप्रयाग में 16 और उत्तरकाशी जिले में 38 संक्रमित मिले हैं।
पश्चिमी विक्षोभ के फिर सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम में आए बदलाव के चलते गुरुवार को मैदानी क्षेत्रों में बारिश और पहाड़ी पर बर्फ के आसार दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही देहरादून सहित अन्य इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की आहट का असर है। शुक्रवार सुबह से ही पश्चिमी विक्षोभ मैदान से लेकर पहाड़ तक पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है। बता दें कि अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में बारिश के साथ ही 25 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं तेज गरजना के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहेगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।